Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज नरेंद्र मोदी सरकार जब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट लेकर के आई तो मध्य वर्ग आशावादी था कि उन्हें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। शेयर मार्केट को भी बहुत सारी उम्मीदें थी कि बाजार सुधार को लेकर के कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कमाने वाले लोग मालामाल हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र को बहुत सारी उम्मीदें थी और उम्मीद बंधी थी बजट से ठीक एक दिन पहले आए देश के आर्थिक सर्वे से, जिसमें सरकार ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए जाने की ज़रूरत है। सरकार ने यह भी कहा था कि ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक लोग कृषि की तरफ आएं। लेकिन आज जब सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया तो ये उम्मीदें लगभग भंग होती रहीं और दोपहर के 1 बजते बजते देश के एक बड़े वर्ग को ऐसा लगा कि सरकार का ध्यान अभी भी उनकी समस्याओं की ओर नहीं गया है। आज के ललन टॉप शो में हम जानेंगे कि इस बजट में किसके लिए क्या है, ये बजट जैसा है वैसा क्यों है और इसके राजनीतिक कारण क्या हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से समझेंगे कि इस बजट के पीछे की आर्थिक और राजनीतिक कैलकुलेशंस क्या रही होंगी। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जहां नीट यूजी की पुनर्परीक्षा यानी रीटेस्ट कराने की संभावनाओं को खत्म कर दिया गया। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि अभी इतने पर्याप्त सबूत नहीं है जिनके आधार पर कहा जा सके कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराना छात्र हित में नहीं होगा। नीट के मसले पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला शामिल हैं। अपना आदेश सुनाते हुए CJI ने कहा कि फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि दागी स्टूडेंट्स को बेदाग स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CJI की कई खास बातें जानिए जिनके आधार पर यह फैसला सुनाया गया। फिजिक्स के सवाल नंबर 19 को लेकर के जो विवाद था, जो डाउट था, वो अब सुलझ चुका है। इसके 2 सही जवाब नहीं है, एक ही सही जवाब है जिसका फैसला एक्सपर्ट कमेटी ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही माना जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा परीक्षा भी करा दी है, यानी वो मसला अब सुलझ गया है। अब भी अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट ने केस में सभी पक्षों को सुन लिया है। NTA, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से हलफनामा मांगा गया था। केस की सुनवाई 4 दिन तक हुई। CBI के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा का पक्ष भी हमने सुना। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है, ये कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया कि 24 जुलाई से होने वाली नीट काउंसलिंग पर अब कोई रोक नहीं होगी। काउंसलिंग कल से अपने तय शेड्यूल से शुरू होगी। फैसले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं लीगल मसलों के पत्रकार। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई में याचिकाकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीक का व्यापक असर हुआ, जिसमें कई स्टेट और कई सेंटर्स पर पेपर लीक की घटना हुई है या उसका लीक हुए पेपर पहुंचे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जो इमेज दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर या टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, क्या वो वही फॉन्ट हैं जो फॉन्ट परीक्षा पत्र में, प्रश्न पत्रों में आए हैं, जिसमें ये भी बताने में विफल रहे याचिकाकर्ता कि वही फॉन्ट हैं। इसमें NTA की तरफ से कहा गया कि वो फॉन्ट नहीं है और वो उस क्रम में भी नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र में वो जिस क्रम में थे, वो जो टेलीग्राम पर बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, उनके कागज़ देखने के बाद, उनके सबूत देखने के बाद नहीं लगता कि वही फॉन्ट साइज़ है। इसके साथ ही कोर्ट ने जले हुए प्रश्न पत्रों को हल कराना, उनके सॉल्वर्स के गैंग के ज़रिए उनको हल कराना और उसमें उस समय सीमा में छात्रों को क्वेश्चन के आंसर रटवा देना, इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोबारा नीट यूजी एग्ज़ाम आयोजित कराना सूझबूझ भरा फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये न केवल 24 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य का मामला है, बल्कि भारत में चिकित्सा सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही जिन छात्रों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है, उन सारे छात्रों को फिर से परीक्षा आयोजित करना, छात्रों को फिर से उसी मेंटल टेंशन में धकेलना, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीकेज का असर व्यापक स्तर पर हुआ है और लाखों छात्रों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसकी वजह से सारे परिणाम आए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद इससे जुड़े सबसे अहम पक्ष का, छात्रों का क्या कहना है, वो भी सुनिए।
मतलब हम मतलब चुप रहे, कब तक चुप रहा जाए कि अगर छोटी चोरी हो जाएगी तो उसको चोरी नहीं माना जाएगा क्या? चीज नहीं है, हमारे 4 साल की मेहनत थी, 4 साल की मेहनत पर जो पानी फेरा है हम उसे भी देखेंगे। और ये जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है एनटीए को, ये भी देखा जाएगा अगले साल, अगले इलेक्शंस भी आने हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है तो इसलिए हमको उसको मानना ही है। लेकिन कल के दिन अगर पेपर लीक के और स्टूडेंट्स पता चल गए, सीबीआई ने अभी इसका इंक्वायरी कर रहा है और उसका फोन नहीं मिला और मुख्य अभी अरेस्ट नहीं भी किए, तो इन चीजों के एम्बिगुअस सिचुएशन में कहां तक सही था ये हमको पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बजट पर विस्तार से बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने 1958 से 1969 के बीच 6 बार बजट पेश किया था। आप जानते ही हैं कि यह साल यानी 2024 चुनावी साल रहा है, लिहाजा फरवरी में भी निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था वो अंतरिम बजट था। पूर्ण बजट अब आया है। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 23 मिनट तक बजट भाषण दिया। सबसे पहले सरकार के 4 फोकस और 9 प्राथमिकताएं वित्त मंत्री ने गिनाई। 4 फोकस रहे गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, और 9 प्राथमिकताएं जिनमें थी वो है कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, निर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। इसके बाद शुरू हुई बजट की घोषणाएं। हम बजट की 10 सबसे बड़ी बातें आपको बताएंगे आज, और जैसा कि कहा कि इसमें से हर एक बात के पीछे सरकार की क्या आर्थिक और राजनीतिक समझ या मंशा रही वो भी बताएंगे। बजट की पहली बड़ी बात है इनकम टैक्स। मिडिल क्लास जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखता है। आयकर में कुछ राहत दी गई है, लेकिन सिर्फ नई टैक्स रिजीम में ये राहत दी गई है। नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% का टैक्स होगा। 7 से 10 लाख तक की आय पर 10%, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 होता था उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। स्पष्ट है कि सरकार ने मिडिल क्लास को छोटी ही सही लेकिन कुछ राहत देकर एक बड़े वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की है। इसके आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, बता रहे हैं जानकार। मिडिल क्लास को जो राहत देने का एक संदेश है टैक्स को लेके, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको इंक्रीज करके और एक दो मेजर्स जो लिए हैं। मिडिल क्लास भाजपा का ट्राइड एंड टेस्टेड वोट बैंक रहा है काफी समय से, लेकिन यही मिडिल क्लास थोड़ा बिदका है 2024 के लोकसभा चुनावों में। और एक कारण ये भी था कि उनको लग रहा था, खैर उनको इतनी अटेंशन नहीं पे की जा रही थी, वो अलग चीज है, लेकिन कई लोगों को लग रहा था कहीं निरंकुश ना हो जाए, कुछ अंकुश लगाना चाहिए। एकदम बेतहाशा ज्यादा तो नहीं हो रहा, 400 पार। 400 पार से मुझे मालूम है मिडिल क्लास के लोग बंबई में, दिल्ली में सवाल पूछे, यूपी में, कि क्या ये इसका मतलब क्या है। तो अब उनको, कई लोगों को वही लोग कह रहे हैं क्या हमने जाति तो नहीं कर दी, हमारी वोट की वजह से, अंकुश लगाने की वजह से पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, इसका मतलब कोalition सरकार होगी, इसका मतलब पता नहीं क्या 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 होगा। तो वही मिडिल क्लास एक थोड़ा गिल्ट फील कर रही है, उसको अपील किया है भाजपा ने दोबारा वापस लाने के लिए अपने फोल्ड में। बजट की दूसरी बड़ी बात है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सोना, चांदी, प्लैटिनम सस्ता हुआ, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ते हुए, सोलर सेल सस्ता हुआ, सोलर पैनल के निर्माण में लगने वाली चीज़ें सस्ती हुई, कैंसर की 3 दवाएं भी सस्ती हुई, कुछ महत्वपूर्ण खनिज भी सस्ते हुए, चमड़े के सामानों का निर्यात सस्ता हुआ, मछली और झींगे के फूड का आयात सस्ता हुआ, प्लास्टिक के सामान और सिगरेट महंगी हुई। अब ये सारे सामान सस्ते कैसे हुए? क्योंकि सरकार ने इन सामानों से एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी। इस सस्ते महंगे के खेल को एक्सपर्ट्स की मदद से समझिए। जी, आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है बजट में कि जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटीज है वो 15% से घट के 6% हो चुकी है। जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड पर, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, वो 10% थी, और AIDC जो हम पे सेस लगती थी वो 5% थी, तो टोटल 15% की ड्यूटी थी। अभी जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी घट के 5% हो चुकी है, और AIDC जो सेस है वो सिर्फ 1% रहेगी, तो टोटल 6% ड्यूटी भी हो चुकी है। तो इस वजह से आज से सोना आपको 9% डिस्काउंट में मिलेगा, इंडिया में आप खरीदेंगे।
कल की प्राइस से लेके आज की प्राइस में 9% का सबसे बड़ा कट मिल रहा है आपको। कल जो प्राइजेस थी वो 73,000 के आसपास थी। आज अगर आप गोल्ड लेने जाएंगे आपको 6,000 रुपए कम में मिलेगा, लगभग 67,000 के आसपास। गोल्ड की प्राइजेस इतना रिकॉर्ड हाई प्राइजेस पे टच हो गई थी, 75,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो काफी लोगों को एक इच्छा थी कि हमने बाय करना रह गया है, बट नहीं कर पा रहे थे, जिनके घर में शादी ब्याह है या अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि आपको 6,000 के डिस्काउंट में आज आपको गोल्ड मिलेगा। आज खरीदे या नेक्स्ट वीक कभी भी आप खरीदे, अभी आपको पहले से 9% कम प्राइस में गोल्ड खरीदा जा सकता है इंडिया में। जो बाहर से गोल्ड आते थे दुबई से कि कम रेट में मिल रहा है, वो भी स्मगलिंग कम हो जाएगी और ग्रेजुअली अभी हम देखेंगे कि काफी अच्छी फिजिकल डिमांड और इम्पोर्ट्स रहेंगे इंडिया में, क्योंकि इतनी प्राइस कम मिल रही है। तीसरी बड़ी बात घर। बजट में घोषणा की गई है कि शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत 10 लाख करोड़ सरकार आउटले कर रही है। ये तो थी बड़ी अनाउंसमेंट, मेगा पिक्चर, जो कि आगे के लिए है। पर एक रियल एस्टेट सेक्टर को लेके जो कंफ्यूजन रहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट लेते हैं मकान को बेच के, उसको लेके एक अनाउंसमेंट की गई कि अब जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उस इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा लिया गया सेक्शन 48 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति ने पुराना मकान लिया हुआ है बहुत पहले का सस्ते रेट पर, उसको मौका मिलता था कि वो इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल अनाउंस की जाती थी, उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालता था और उस कॉस्ट को फिर अपनी सेल प्राइस में से माइनस करता था। इस इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया और इस इंडेक्सेशन को खत्म करने का अर्थ ये हुआ, लोगों ने ये समझा कि अब तो हमारा कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। पर इसमें एक पेच था। पेच ये था कि जो ओवरऑल कैपिटल गेन रेट था टैक्स का वो 20% था, उसको 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया। तो एक कैलकुलेशन ये बताती है कि अगर पुरानी प्रॉपर्टी आपकी है, बहुत पुरानी और सस्ते दरों पे ली हुई है, तो उल्टा आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट ना लेके आपको फायदा हो जाएगा, ना कि नुकसान होगा। तो ये एक पेच रियल एस्टेट सेक्टर को लेके शेयर मार्केट ने भी रिएक्ट किया था और ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर का भट्टा बैठ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि लोगों के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से भारी भरकम टैक्स लग जाएगा। पर सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस में, बल्कि मैं ये कहूंगा अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो उल्टा फायदा भी हो सकता है। रियल एस्टेट से संबंधित अनाउंसमेंट्स के पीछे सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि हर सर पर छत, जो नारा प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए जो पहले से चल रही है, तो सरकार चाहती है कि अर्बन हाउसिंग पर भी उसी तरह ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार जो लोग मकान की खरीद बेच करते हैं उनको भी कुछ न कुछ राहत दी जाए, टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि ये इंडेक्सेशन की वजह से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना बहुत कठिन होता था। तो सरकार की मंशा है कि टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए और हाउसिंग में लोगों को रिबेट मिले, हाउसिंग में सरकार की भागीदारी हो, सरकार अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट में मददगार साबित हो, जिससे कि लोग अपने घर का जो सपना होता है उसको पूरा कर पाएं। अब चौथी बात है एग्रीकल्चर। मौजूदा बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर यानी खेती और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पिछले साल ये बजट 1,25,000 करोड़ रुपए का था, यानी खेती किसानी में पैसा बढ़ाया है। ये पैसा लगेगा कहाँ? 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगले 2 साल पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी, जिसे वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों की मदद से पूरा किया जाएगा। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए, इससे जुड़े उत्पादकों के लिए एक अलग कार्यनीति बनाई जा रही है। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर के बजट में कोई घोषणा नहीं की गई, इसलिए कुछ निराश प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी जी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा वो।
इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी। देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना होगी, उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा, नहीं किया आपने। आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन के बाद से ही एनडीए सरकार लगातार कृषि हितों को लेकर के सवालों का सामना करती रही है। क्या इस बजट से किसानों और सरकार के बीच इस कॉन्फिडेंस गैप पर कुछ असर पड़ेगा? हमने पूछा एक्सपर्ट से। मेरा ये मानना है कि अभी समय था कि हम, जैसा कि हम इलेक्शन से भी उभरे हैं और हमने देखा है कि भाई खेती का संकट या खेती में किसानों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो हमें चाहिए था कि हम इस समय कम से कम 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किसान निधि की सपोर्ट देते किसानों को, तो कम से कम थोड़ी सी राहत तो उनको मिलती। हालांकि मेरा मानना है कि सम्मान निधि के बढ़ाने के अलावा सरकार को चाहिए कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ अगर सरकार कर सकती है तो सारा देश भी कर सकता है। बजट का अगला पॉइंट है रोजगार। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार देश में मौजूद 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू कर रही है। इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी युवाओं को दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना की तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, इसमें पहली बार नौकरी कर रहे ऐसे लोगों को जिनकी मासिक तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम है, 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में उनको दी जाएगी। युवाओं को नौकरी देने पर सरकार युवाओं के साथ साथ नौकरी देने वाली कंपनी को भी 4 साल तक प्रोत्साहन राशि मुहैया कराएगी। अगर कोई कंपनी अधिकतम 1 लाख रुपए की मासिक तनख्वाह पर युवाओं को नौकरी देती है तो कंपनी को प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए की सरकारी मदद भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी है। शर्त यह कि इसका लाभ पाने के लिए कंपनियों का कर्मचारी प्रोविडेंट फंड का निवेशक होना चाहिए। साथ ही स्किल ट्रेनिंग के लिए भी नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। आप देख ही रहे हैं कि सरकार बीते कुछ समय से लगातार पेपर लीक और परीक्षाओं के अनुशासन भंग होने के आरोपों से जूझ रही है। ऐसे में युवाओं के लिए इन घोषणाओं के पीछे सरकार की मंशा क्या है, जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, युवाओं को लेके उनको विन करना, इंटरिम बजट में भी जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा, युवाओं का, नारी का, किसान का, ये सब जिक्र किए गए थे। और इनको एक चीज का मुझे लगता आभास हो रहा है, वो है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इन्होंने वोट खोए हैं। तो बेरोजगारी एग्जाम से भी तो जुड़ा हुआ है। अगर पेपर लीक होते हैं तो कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता है, जो अमीर है उसको एडवांटेज मिलता है, बाकियों को एडवांटेज नहीं मिलता है। एडवांटेज नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी। तो कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा हुआ है। और निर्मला सीतारमण ने बार बार जो 3 स्कीम्स का जिक्र किया, इंसेंटिव से लिंक किया एम्प्लॉयमेंट को, तो और इतने लाख, और स्किलिंग से लिंक किया, इतने लाख लोग नौजवान इससे फायदा उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सरकार ने पकड़ लिया है। उसको ये आभास हो गया कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये मुद्दा भी हावी हुआ है, जिसका एडवांटेज ऑपोजिशन को मिला है। देखिए, रोजगार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था इस बार इलेक्शन के लिए भी, और इसी की वजह से आपने देखिए रोजगार के मुद्दे की वजह से एक मेजर रीज़न रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं। और अभी इस वक्त हम जो रोज़गार की स्कीम्स देख रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी एंटाइटलमेंट्स दी हैं, बट रोज़गार को सॉल्व नहीं कर पाए। अब रोज़गार के लिए सरकार ने MSME को भी प्रमोट किया है, EPFO से भी प्रमोट किया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम से भी प्रमोट किया है, विमेन हॉस्टल से भी प्रमोट करने की कोशिश करी है। और सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ पर जो 80 लाख जो नौकरियाँ हमें चाहिए हर साल की, वो कैसे पूरी हो पाएँ। और सरकार ने कहा है कि ये 80 लाख नौकरियां हर साल को अगर आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपको 4 करोड़ नौकरियां चाहिए। सरकार ने इसी चीज़ के ऊपर बोला है कि अगले 5 साल में हम
4 करोड़ नौकरियों का इजाफा करेंगे और इसी प्रोग्राम के ऊपर हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो मेन फोकस अगर आप पूरे बजट का देखेंगे तो वो जॉब्स और जॉब्स पे था। अगला बिंदु है सुरक्षा। गृह मंत्रालय को 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा 1,43,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों को दिए जाएंगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी, सीमा की रखवाली और अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और साथ ही सरकार ने कुछ जरूरी खनिजों के इंपोर्ट पर भी शुल्क घटाया है और इसके पीछे सरकार ने बजट में कारण भी गिनाए हैं। इनका उपयोग रणनीति और सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। बजट का 7वां अहम पॉइंट है सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योग, जिसको एमएसएमई कहते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से मिलने वाले जिस मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए थी अभी तक, उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांचेस खोलने की घोषणा की है। इनमें से 24 ब्रांचेस इसी साल खोली जाएंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद दी जाएगी। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए भी एमएसएमई को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। 8वें पॉइंट में बात 2 राज्यों की जिनके नाम बजट आने के पहले और बाद में खूब चर्चा में रहे, बिहार और आंध्र प्रदेश। कल के ही ललन टॉप शो में बताया था हमने कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार ने ये बात संसद में कही है, लेकिन आज ही बजट में बिहार को काफी कुछ मिल गया, जैसे कि काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, नालंदा और राजगीर का विकास, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए सरकार नेपाल की सरकार के साथ मिलकर काम करने का वादा सरकार ने किया है। एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। इस तरह बिहार के नाम पर लगभग 41,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद बारी आई आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 15,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? साल 2024 में आप जानते हैं कि एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें 12 सीटें बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की हैं और 16 सीटें आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी तेलुगु देशम यानी कि टीडीपी की हैं। दोनों गठबंधन की अहम सहयोगी हैं। इस नाते ये तय ही था कि बजट में दोनों राज्यों को कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब जो मिला है उस पर जानकार क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, एक तो मंशा है कोalition गवर्नमेंट की। कोalition गवर्नमेंट की अपनी कंपल्शंस होती हैं और बिहार के सिर्फ 12 नहीं है, बिहार के लोजपा भी है, चिराग पासवान का, जितिन मांझी का हैम भी है और 12 सीटें हैं जनता दल यू की। तो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है इस सरकार में, इस सरकार को वहां रखने में। और चंद्रबाबू नायडू के तो 16 है ही हैं। तो दोनों को खुश रखना ये तो एक मजबूरी है भाजपा की और सरकार की। और दोनों ये तो मालूम था कि चंद्रबाबू नायडू बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं और उन्होंने हार्ड बार्गेनिंग भी की है, जिसका रिजल्ट हमने निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्री की स्पीच में देखा कि इतना पैसा मिलेगा, 15,000 करोड़ मिलेगा पहले इस फाइनेंशियल ईयर में, आगे जाके भी और मिल सकता है नई राजधानी के लिए। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का उन्होंने जिक्र किया है और कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने का उन्होंने जिक्र किया है। तो कुल मिला के आंध्र को भी दिया है और बिहार को भी दिया है। तो उनको खुश रखना अपने एलाइज को, क्योंकि ये एक मजबूरी है, कोलिशन ये एक मजबूरी है। दूसरा है कि बिहार के इलेक्शन हैं अगले साल। बिहार में अलायंस को अपने साथ रखना, जबकि आरजेडी और कांग्रेस काफी आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, तो ये भी एक मजबूरी है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इसका असर और स्टेज पे क्या होगा, सिर्फ इन 2 स्टेज पे फोकस करना और स्टेज का क्या रिएक्शन होगा जहां भाजपा बहुत मजबूती से जीती है या ना भी जीती है। आपके 28 स्टेट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ये देखने लायक चीज होगी अगले सप्ताहों और महीनों में। आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुनी। अब इन 2 राज्यों के नाम पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी जम करके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो मिला वो बहुत मिला, तो कोई कह रहा है कि उनको मिला हमको नहीं मिला। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम अब नहीं कराए। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और
इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, 13 करोड़ जनता है बिहार के, इससे तो मिलना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बचाव करते हैं। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है, 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। अगला पॉइंट है शेयर मार्केट। बजट के बाद शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, हालांकि कुछ ही समय बाद बाजार ने कुछ रिकवरी भी कर ली। बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिर गया था, हालांकि बाद में संभल गया। इसी तरह निफ्टी में भी शुरू से 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई। वजह, बाजार को उम्मीद थी कि सरकार उद्योग धंधों पर ज्यादा उदारता दिखाएगी और जीएसटी में छूट देगी, लेकिन ये छूट सोने चांदी और कुछ खास दवाइयों तक ही सीमित रही। इनकम टैक्स में भी कोई खास छूट नहीं दी गई, यानी मिडिल क्लास के पास पैसे बहुत बचेंगे नहीं खर्च करने के लिए, और खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगी। सरकार ने सोशल सेक्टर पर ध्यान दिया है कि लेकिन रेलवे और डिफेंस में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। इन बातों से भी बाजार थोड़ा निराश दिखा। सेंसेक्स 80,429 पर और निफ्टी 24,479 पर बंद हुआ। हालांकि शेयर मार्केट की नाराजगी का बस इतना ही कारण नहीं था, बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी बजट में झटका लगा है। बजट में एक बड़ा पॉइंट यह है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, F&O जिसको कहते हैं, उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन यानी कि STT को 2 गुना कर दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG जिसको कहते हैं, उसके टैक्स रेट में बढ़ोतरी हुई है। मार्केट में पैसा लगाने वाले इस वजह से रूठे हुए हैं। STT का जो बढ़ना है वो थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये रहेगा जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स को डेफिनेटली इसका थोड़ा सा असर इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आएगा। इन्होंने ऑलरेडी STT इक्विटी पे लगाया था, अभी जो फ्यूचर और ऑप्शंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे इन्होंने STT का रेट बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ये उम्मीद लगा रहा था कि F&O ऑप्शंस को लेके जो चिंताएं इकोनॉमिक सर्वे में भी बताई गई थी, इसका असर बजट में भी आएगा, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ नहीं है, बट फिर भी डेफिनेटली ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं। और जो बाजार में हमने देखा जो इनिशियल बिकवाली आई थी वो उसी कारण से आई थी कि ब्रोकिंग कंपनियां है, एक्सचेंज के वॉल्यूम्स है, ये थोड़े बहुत डेफिनेटली इस कारण से हिट हो गए। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये सारा असर न्यूट्रलाइज होगा, बट हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म ये जो आया है ये डेफिनेटली कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव कदम है। इससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी मार्केट्स में रह सकती है। ये दोनों टैक्स बाजार में निवेश करने वालों से जुड़े हैं, यानी जो मार्केट में पैसा लगाते हैं उन्हें अब सरकार को ज्यादा चुंगी देनी होगी। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विकास को रफ्तार देने वाला बजट है और सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा गया है। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके घोषणा पत्र को ही सरकार ने बजट के रूप में पेश कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, सहयोगियों को खुशी दी, दूसरे राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए, दोस्तों को खुशी दी, अंबानी अडानी को फायदा दिया, आम जनता के लिए कुछ नहीं। ये बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो और पहले के बजटों का कॉपी पेस्ट है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। आम जनता के लिए कुछ नहीं। बात तो हो रही थी 2047 की, पर 24-25 के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसानों के लिए लफाजी के सिवा कुछ नहीं है। ना MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई व्यवस्था और ना ही किसान निधि बढ़ी। विपक्ष के इल्जामों पर पलटवार किया एनडीए के नेताओं ने भी, वो भी सुनिए। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो
देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। ये था आज का ललन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।